Good morning, students. चलिए आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं स्टार्ट, फ्लूइड्स। ठीक है, so we are today starting the next topic, fluids. Okay. तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना है कि इस चैप्टर में प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पढ़ते हैं एट रेस्ट। तो फ्लूइड होता क्या है एक्चुअली? फ्लूइड इज सब्सटेंस दैट डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली अंडर द एप्लीकेशन ऑफ अ shear stress, no matter how small the shear stress may be, right? So that can flow is a fluid actually. So gases and liquids are come under this category. तो फ्लूइड में यहाँ में बात करनी है आइडियल फ्लूइड की। तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। तो इसे कंप्रेस नहीं कर सकते, इसे इसमें विस्कोसिटी नहीं होती, इंटरनल फोर्सेस नहीं होती। तो सबसे पहले हमें बात करनी है इसकी प्रॉपर्टीज की, यानी प्रेशर इन अ स्टैटिक फ्लूइड, द एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर इन अ फ्लूइड। तो प्रेशर इन अ फ्लूइड को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। प्रेशर इन अ फ्लूइड क्या होता है? तो जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लें, कोई वेसल है और वेसल में कोई लिक्विड के एग्जांपल ले लें। तो मॉलिक्यूल बेसिकली रैंडम मोशन में है। तो जो भी ये फोर्स लगाएंगे ऑन अ यूनिट एरिया बट एरिया टेंड्स टू 0, वो होता है प्रेशर एट अ पॉइंट। तो अगर छोटा सा एरिया कंसीडर कर लें जैसे डीए, तो डीए इज द एरिया एंड फ्रॉम वन साइड इफ द प्रेशर इज डीएफ, तो प्रेशर एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज डीएफ परपेंडिकुलर अपॉन डीए और एफ अपॉन ए लिमिट ए टेंड्स टू 0। तो दिस इज कॉल्ड एज द प्रेशर एट अ पॉइंट। तो एसआई यूनिट्स की बात करते हैं। SI unit of the pressure is Pascal. So SI unit is Pascal or Newton per meter square. ठीक है ना, force upon area. तो Newton per meter square is the SI unit for the of the pressure. और एक और यूनिट होता है बार, and 1 bar is equal to 10 to power 5 Pascal. तो यहाँ नोट कर लेते हैं, 1 bar is 10 to the power 5 Pascal. And atmospheric pressure जो है वो क्या है हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट है 1 एटमॉस्फेयर। तो ATM प्रेशर इज 1.013 into 10 to power 5 पास्कल। तो प्रेशर जैसे आप जानते हैं फोर्स अपॉन एरिया और एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज F अपॉन A लिमिट A टेंड्स टू 0। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। तो जैसे हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए फ्री सरफेस से h डेप्थ पे है हम लोग, तो यहाँ जो प्रेशर होता है इज डिफाइंड एज, या यूं कहें कि यहाँ का प्रेशर अगर P नॉट है और यहाँ का P, तो P माइनस P नॉट इज H रो G। नहीं, प्रेशर एट अ पॉइंट इज गिवन एज P नॉट प्लस H रो G। ठीक है ना, वेयर P नॉट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा एक्चुअली इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ये जो फोर्स है यानी प्रेशर का जो एक्सप्रेशन है ना, वो कैसे आया। तो न्यूमेरिकल्स में कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो चलिए देखते हैं। अगर यहाँ एक छोटा सा सिलेंड्रिकल ले लें, इमेजिनरी सिलेंडर, अंदर भी वही लिक्विड है जो कि बाहर। ओके, तो यहाँ डेप्थ है मान लीजिए
y1 और यहाँ डेप्थ है मान लीजिए y2 और ऊपर प्रेशर मान लीजिए P1 और यहाँ प्रेशर है P2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A। तो जो इसका फ्री बॉडी हम डायग्राम बनाएंगे इस लिक्विड का, तो ऊपर से फोर्स लगेगा मान लीजिए F1 और नीचे प्रेशर का फोर्स लगा F2 एंड थर्ड फोर्स इट्स वेट। So under equilibrium, these forces will balance each other. That is F2 is equal to F1 plus W. अभी मैं F1 की बात कर रहा हूँ, अगर प्रेशर वहां P1 है तो P1 into area is the force and height is Y2 minus Y1. So height into area is volume, volume into density is mass and mass into G is weight. Right? और F2 को हम क्या लिख सकते हैं P2 into A। तो यहां से देखिएगा एक्सप्रेशन P2A minus P1A is Y2 minus Y1 A रो G। A को कर दीजिए कैंसिल तो P2 minus P1 आता है, इसको हम H लिख सकते हैं H रो G। यानी किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर डिफरेंस हाइट का H है तो प्रेशर डिफरेंस इज गिवन बाय H रो G एंड एज वी गो डाउन द प्रेशर इंक्रीजेस, यानी विद डेप्थ प्रेशर इंक्रीजेस। द सेकंड प्रॉपर्टी इसे आप नोट कर सकते हैं, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। तो विद डेप्थ प्रेशर increases. चलिए, second property is within the same fluid, pressure at the same height is same. Within the same fluid, pressure at same height are equal. तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो अगर मान लीजिए फिर से आप ऐसे कोई सिलेंडर कंसीडर करें, कोई वेसल कंसीडर करें और इसमें कोई लिक्विड है और यहाँ मैं इमेजिनरी फिर से एक सिलेंडर मान लेता हूँ। तो इस इमेजिनरी सिलेंडर में अंदर भी वही लिक्विड है, बाहर भी वही लिक्विड है। मान लेते हैं यहाँ प्रेशर P1 है, यहाँ P2 है। द लेवल इज सेम, ये भी H है और ये भी H। तो इधर से जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी P1 into A और जो इधर फोर्स लगेगी वो लगेगी P2 into A। एंड इफ द लिक्विड इज एट रेस्ट देन P1 minus A और P1A minus P2A net force होगा mass into acceleration which is 0. This implies P1 is equal to P2. At the same level pressures are equal. अब जो क्वेश्चन आपके आता है वो किस टाइप का आएगा, देखो एक यू ट्यूब दे दी जाएगी, ओके, और यहाँ कुछ इमिसिबल लिक्विड्स होंगे। जैसे मान लीजिए मान लेते हैं कि यहां से लेके यहां तक सेम लिक्विड है ऑफ डेंसिटी रो 1 और ऊपर एक डिफरेंट लिक्विड है of density rho 2. If this height is H2 और इस सेम लेवल पर if this height is H1, तो हमें क्या करना है, यहाँ जो इक्वेशन बनानी है वो फैक्ट क्या यूज करना देखिएगा। जो ब्लू वाला लिक्विड है उसका जो सेम लेवल है वो ये है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो प्रेशर ऑफ दीज टू पॉइंट शुड बी सेम। अगर मैंने कहा कि यहाँ ये पॉइंट मान लीजिए 1 है और ये पॉइंट मान लीजिए 2 है, तो प्रेशर एट 1 शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट 2। नाउ व्हाट इज प्रेशर एट 1? ऊपर तो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी P नॉट प्लस H1 रो 1G एंड P2 के लिए ऊपर है एटमॉस्फेरिक एंड देन बिकॉज ऑफ द कॉलम ऑफ द लिक्विड वी कैन से P नॉट प्लस
H2 rho 2 G. So this is a required equation. And if we want to get the any unknown, maybe H1, maybe H2, maybe rho 1, maybe rho 2, we can find it. तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे ब्लू कलर का जो लिक्विड है, सेम लिक्विड सेम लेवल, तो वी आर इक्वेटिंग द प्रेशर प्रोवाइडेड द आइसोलेशन इज 0 और द फ्लूइड इज स्टैटिक. यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है तो भी हम कर सकते हैं, बट अगर रुका है स्टैटिक है तब तो डेफिनेटली हम कर ही सकते हैं. तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एट द सेम लेवल प्रेशर्स आर सेम विद इन द सेम लिक्विड. अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी बेसिकली बैरोमीटर. तो बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब ये होता क्या है, मान लीजिए कोई वेसल है, ठीक है, उसमें मर्करी फिल्ड है और कोई दूसरा टेस्ट ट्यूब आप लेके आते हैं या कपलरी लेके आते हैं, इसमें भी कंप्लीट मर्करी फिल्ड है, ठीक है, और फिर आप इसे इसमें यहां से कवर करके ऊपर एंड को कवर करते हैं एंड वी प्लेस इट लाइक दिस. तो व्हाट हैपेंस, मर्करी लेवल ड्रॉप्स टू सम हाइट. यहां तक मर्करी लेवल ड्रॉप कर गया, यानी यहां तो हो गई वैक्यूम, वैक्यूम, और ये मर्करी है विद इन द कैपिलरी एंड इन द वेसल, एंड बाहर क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो फिर से हमने कुछ पॉइंट्स ले लिए, जैसे पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड दिस इज हाइट h. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर इक्वेटिंग द प्रेशर एट 1 एंड 2. तो P1 को आपने P2 के इक्वल किया, तो P1 पे क्या है प्रेशर, P0 एटमॉस्फेरिक, जस्ट अबाउट इट. और P2 के ऊपर देखिए, ऊपर वैक्यूम है, वहां कोई प्रेशर नहीं है, और H डेप्थ नीचे हम लिख सकते हैं H rho G. Now if we find the value of H, we know the density of mercury, which is 13.6 into 10 to the power 3 kg per meter cube. We know the value G, so we can get the value of P0. So at the sea level, ठीक है, at the sea level, height जो आती है वो आती है 76 सेंटीमीटर और 760 mm of mercury, और 0.676 meter of mercury. तो 0.76 मीटर, रो है आपका 13.6 into 10 to the power 3 और जी है आपका, चलिए 9.8 भी ले लें अगर, तो ये आता है nearly 1.01 into 10 to the power 5 Newton per meter square. So at the sea level, the value of atmospheric pressure is this value, और ये आपको थोड़ा लगभग याद भी रखनी है, 1.01 into 10 to the power 5. In this way, we can measure the pressure at any point using the barometer. और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है, स्मॉल सी प्रॉपर्टी, कि अगर मान लो हम एक इंक्लिनेशन पे भी रख दें वेसल को, लाइक ऐसे रख दी है, मान लो लिक्विड यहां तक फिल है मर्करी, एंड अलोंग द लेंथ सपोज दिस इज L and this angle is theta. So what happens is the vertical height do not change. So this H is L cos L sin theta. From the equation you can easily see that H is L sin theta. And if we know the value of H, sea level पे जैसे 0.76 मीटर है, तो we can find the value of L along the length of the capillary thin test tube. चलिए तो नोट करिएगा ये क्वेश्चन. तो हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वर्टिकल हाइट पर, along the length of the tube definitely the column length will be different depending on the value of theta. तो एक छोटा सा ही सवाल आपको मिल जाएगा देखने को. अब गैसेस निकालते वेसल में तो यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट मैनोमीटर. Now what is manometer? Let's see. तो जैसे मान लीजिए कोई वेसल है, उसमें गैस है, तो इसे हमने एक यू ट्यूब से कनेक्ट कर दिया.
ऊपर it is open to the atmosphere and electric fluid is filled, which is normally mercury. So this is mercury, this is gas. इसका प्रेशर मान लीजिए Pg प्रेशर वाले हैं, ये 0.1 लेने वाले हैं और इसके ठीक सामने 0.2 लेने वाले हैं, और इसका अगर डेप्थ यहाँ से h है, तो we again know कि the pressure of 1 is equal to pressure of 2. Now what is pressure of 1? It is the gas pressure. And what is the pressure at 2? It is atmospheric plus h rho g. So by finding the value of h rho g and we know the value of P naught, we can get the value of pressure of the gas. Now यहाँ पे एक टर्म आता है, इस Pg को बोलते हैं absolute pressure of the gas. Absolute pressure of the gas. And this is never negative. एक टर्म होता है जैसे Pg minus P naught, जो h rho g के बराबर आने वाला है. And this quantity is called as gauge or gauge pressure. Yani difference of the pressure of the gas to the atmospheric, it is called gauge pressure or gauge pressure. Now this value can be positive, can be zero, can be negative actually. Why? अगर Pg P naught के बराबर आ गया, अगर गैस का प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर है, तो gauge pressure is zero. And if the gas pressure is less than the atmospheric, it is negative. And if it is greater, it is positive. Can be zero, can be negative. But absolute is never negative. है ना, वैक्यूम है तो अलग बात है, प्रेशर ही नहीं होगा, चलिए, बट नेगेटिव नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है. तो दिस इज हाउ अ मैनोमीटर इज यूज्ड. ओके, तो यहाँ पर देखिएगा कुछ ऐसे सवाल बारे में थोड़ा सा हमें आगे लेना है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिएगा. And then we'll talk about free body diagram of a liquid in a vessel. चलिए, तो आई होप आप लोगों ने यहाँ तक तो कर ही लिया है, तो मूव करते हैं आगे. Free body diagram of liquid in a vessel. ठीक, तो मान लीजिए ये कोई वेसल है, ऐसा कुछ हम एक वेसल ले लेते हैं और लिक्विड है, मान लीजिए ये लिक्विड का वेट. सपोज यहाँ का एरिया गिवन है, दिस एरिया इज A1, ये एरिया है A1 and this area is A2 and height is h, this height is h, density is rho. अगर आपसे पूछा जाए कि what is the force, मान लीजिए ऊपर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर प्रेशर भी लेना है, what is the force exerted by the liquid on the base. तो बेस पर प्रेशर है मान लीजिए P2, तो P2 की वैल्यू क्या होगी? इट इज P नॉट प्लस h rho g. तो बेस पर अगर फोर्स निकालना है तो ये डायग्राम हो गया बेस का. एंड प्रेशर का फोर्स, जैसे आपको पता है कि प्रेशर का फोर्स हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इट हैज ऑल द डायरेक्शन. अगर मुझे बेस पे चाहिए तो डायरेक्शन में लूंगा डाउनवर्ड. सो दिस फोर्स F2 इज P2 into A2. तो एरिया इज A2 है ना, A2 गिवन है मान लीजिए, प्रेशर मुझे पता है, तो P2 into A2 will give me the force on the base, right? So this is the expression of force on the base by the liquid. अब चलिए बात करते हैं the force by the liquid on the side walls of the vessel. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं. Force by the liquid on the side walls of the vessel. तो यहाँ पे हमें कंप्लीट एफबीडी की तरफ जाना पड़ेगा. तो यहाँ पे एक बात अंडरस्टैंड करिएगा कि लिक्विड का जो फोर्स होगा
प्रेशर का फोर्स वो वेसल पे किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा, इन दिस डायरेक्शन, एज बिकॉज परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और नीचे जैसे आएंगे प्रेशर बढ़ेगा, तो मैंने लेंथ बढ़ा दिया फोर्स का, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा एज वी मूव डाउन, ठीक है। और लिक्विड पर भी फोर्स लगेगा, इसका रिएक्शन फोर्स अंदर की तरफ। तो अगर मैं लिक्विड का फ्री बॉडी बनाऊं तो देखिए कैसा होगा। तो ये मैंने बनाया लिक्विड का फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे कि आप समझ रहे हैं कि ये रेड वाले कलर्स जो मैंने बनाए, ठीक है ना, फिगर 1, ये फिगर 1 है और ये फिगर 2 है मान लीजिए। तो फिगर 2 पर जो लिक्विड ने वैसे फोर्स लगाया, उसको रिएक्शन फोर्स लगेगा ऑन द लिक्विड भी, तो वो होगा इधर एट एन एंगल, एट एन एंगल। इस फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो सिमेट्री की वजह से हो जाएगा कैंसिल, और नेट फोर्स इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी इस ग्रीन कलर का जो रिजल्टेंट है वो होगा इधर कहीं डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट इज एफ डैश। So this is the net force by the vessel on the liquid, or you can say this is also the magnitude of the force by the liquid on the vessel side walls. तो साइड वॉल्स पे जो फोर्स है उसका रिजल्टेंट आएगा लिक्विड पर वर्टिकली डाउनवर्ड। और फोर्सेस क्या क्या है, एक है एटमॉस्फेयर का फोर्स P0 into A1 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ ऊपर की तरफ फोर्स है प्रेशर का P2 into A2 इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, और कौन सा है, और है वेट ऑफ द लिक्विड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ध्यान से देखो, इसका फ्री बॉडी यानी ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वजह से फोर्स लगेगा डाउनवर्ड P0 into A1, और जो बेस है, बेस पर जो प्रेशर P2 है, इसकी वजह से ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा P2 into A2, और साइड वॉल्स की वजह से लिक्विड पर फोर्स लगेगा F dash in the vertically downward direction, because horizontal वाले component will get cancel out because of the symmetry, and W weight definitely acts downwards. तो अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशंस हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं भाई ऊपर लगने वाला फोर्स तो कितना है, जो P2 A2 है वो बराबर होगा नीचे लगने वाले फोर्स के, यानी कि W F dash and P1 A1। ध्यान से देखो, तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखना है, P2 A2 is acting upward और नीचे लग रहा है W F dash and P1 A1। So if we know the height, we know the pressure P1, areas are known, and the weight is known. Suppose the weight is also given to you, so you can find W dash, oh sorry, F dash, और ये F dash क्या है, ये force by the vessel on the liquid, या यूं कहें force by the liquid on the vessel in the upward direction. So using this free body, we can get the value of this force. चलिए क्लियर बेटा, यहाँ तक इसे नोट कर लो। तो यहाँ ये पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है कि कैसे निकालना है हमें फोर्स ऑन द साइड वॉल्स। तो अभी तक हमने प्रेशर डिफरेंस की बात की है इन अ स्टैटिक फ्लूइड, तो अभी भी स्टैटिक की बात करेंगे, बट स्टैटिक विद रिस्पेक्ट टू द वेसल, बट वेसल इज एसिलेटिंग, यानी प्रेशर डिफरेंस इन अ एसिलेटिंग फ्लूइड, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए देख लीजिएगा, ये सब आपको क्लियर है, सारे पॉइंट ठीक से देख लीजिए। तो अब हम बात करने जा रहे हैं प्रेशर डिफरेंस इन एसिलेटिंग लिक्विड। प्रेशर एसिलेटिंग
तो प्रेशर डिफरेंस इन अ एक्सेलरेटिंग फ्लूइड, एक्सेलरेटिंग फ्लूइड। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई लेफ्ट है, लेफ्ट है और लिफ्ट में एक, ठीक है, और ये वेसल में कुछ लिक्विड है और हम बात करने आ रहे हैं प्रेशर का वेरिएशन की। तो मान लो द लिफ्ट इज गोइंग अप विद द एक्सेलरेशन ए नॉट। तो अगेन इफ आई मेक अ स्मॉल सिलेंडर, इफ आई कंसीडर स्मॉल सिलेंडर जिसका ये हाइट क्या है, मान लीजिए h, तो इफ हियर प्रेशर इज P1 तो फोर्स लगेगा P1 टू ए डाउनवर्ड्स, और यहाँ प्रेशर P2 है तो फोर्स लगेगा P2 अपवर्ड्स, और नीचे डेफिनेटली वेट लगेगा। तो भी बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ एंड आई एम की जाऊँ तो अभी फिलहाल नहीं है। अगर वेसल के अंदर से वर्क करेंगे तो डेफिनेटली स्क्रू लगा सकते हैं, तब भी हमें वही रिजल्ट मिलेगा। तो इफ आई एम ऑब्जर्वर, आई एम ऑब्जर्विंग दिस एलिमेंट एंड दिस इज गोइंग अप विद द एक्सेलरेशन ए नॉट, है ना, वेट तो नीचे लगेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, द नेट फोर्स शुड बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज P2A minus W minus P1A. This is the net force in the upward direction and this is equal to mass into acceleration. और वेट जो होता है वो mg होता है, ये हमें पता है। तो यहां से देखो ध्यान से, P2 minus P1A आ जाएगा m कॉमन g plus A naught. And what is mass? Volume into density. And what is volume? Height into area. This is volume. So volume into density is the mass and this is g plus A naught. तो H से H कट गया, तो प्रेशर का जो वेरिएशन आया देखो ध्यान से, वो क्या आया, वो आया H रो, ऐसे हम लिख सकते हैं G इफेक्टिव, where G effective is G plus A naught. Pressure ऊपर है तो pressure is decreasing in the downward direction, increasing sorry in the downward direction, and that increase is given by the expression H rho G effective. ठीक है जी। और अब बात करेंगे, अगर यही वेसल हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करती है तो जो ऊपर का लेवल, लिक्विड का लेवल, वो एक एंगल पे आ जाता है और हमें उस एंगल का एक्सप्रेशन निकालना है, यानी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इन एक्सेलरेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्री सरफेस of a liquid in a accelerated vessel। तो चलिए देखें कि अगर मान लीजिए एक वेसल है जो एक्सेलरेट करती है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन द एक्स डायरेक्शन विद सम एक्सेलरेशन है, तो व्हाट विल हैपन टू द फ्री सरफेस? इट विल बी एट सम एंगल। सपोज दिस इज मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, दिस इज अ लिक्विड। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसे स्टडी करेंगे फ्रॉम द वेसल फ्रेम। मान लो वेसल के अंदर आके आप बैठ गए एंड यू आर ऑब्जर्विंग अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल देख रहे हैं एट द सरफेस। तो यहाँ पे देखिएगा सूडो फोर्स तो लगानी पड़ेगी, अगर इस पार्टिकल का मास m है तो यू विल एक्सर्ट अ फोर्स ma इन दिस डायरेक्शन, और वेट तो इसका लगेगा ही mg, राइट। तो सवाल ये कि अगर हम नॉर्मल की बात करें, सरफेस के नॉर्मल, तो ये एंगल क्या है, थीटा। तो ma और mg का रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में, और हम लिख सकते हैं कि tan थीटा should be equal to y component over x component, and what is y? It is ma। थीटा के साथ वाला जो टर्म होता है वो mg है, यानी वो x component या बेस component कह सकते हैं। तो यहां से ले लेता है कि tan थीटा इज a upon g। तो दिस इज द एंगल व्हिच द सरफेस ऑफ द वेसल मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। तो इसे आप थोड़ा सा नोट करिए, tan थीटा होगा a upon g।
ठीक है, तो free surface of a liquid in an accelerated vessel makes angle theta with the horizontal, and that angle is given by the expression tan theta is a upon g. और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जो एग्जाम्स में आता है कि अगर किसी वेसल को रोटेट कर दें, सिलेंड्रिकल वेसल है, रोटेट कर दें, तो ऊपर जो लिक्विड का सरफेस होता है कैसा होता है, कॉनकेव हो जाता है, कॉनकेव। तो हमें बताना है कि कितना हाइट अटेन करेगा वो, व्हाट इज द हाइट अटेन्ड बाय द लिक्विड सरफेस। चलिए, तो इस केस का डायग्राम क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं या केस लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई सिलेंडर है और उसमें लिक्विड है और ये अपनी एक्सिस के अबाउट अगर ओमेगा से घूमने लगता है और डेंसिटी इसकी रो है, तो होता क्या है, ये कुछ ऐसा शेप ले लेता है, इट इज एक्चुअली पैराबोलिक। कभी एग्जाम में आ सकता है कि इसकी शेप कैसी होगी, तो ध्यान रखिएगा ये होती है पैराबोलिक। तो अगर मान लीजिए डेंसिटी इसकी रो है, और लिख चुका हूं मैं, डेंसिटी इसकी रो है, तो हमें बताना है कि प्रेशर एट अ रेडियल डिस्टेंस आर कितना होगा, ठीक है ना। ये इसका वर्टेक्स है, तो यहां से आर डिस्टेंस पर अगर हम जाएं तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा। ऊपर तो एटमॉस्फेरिक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ के इस मॉलिक्यूल को कंसीडर करूं तो उस पर फोर्सेस जो लगेंगी वो क्या क्या लगेंगे। एक तो लगेगी इसका सूडो फोर्स, मान लीजिए ये डिस्टेंस आर है, तो फोर्स क्या लगाएंगे, एम ओमेगा स्क्वायर आर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी आई एम वर्किंग फ्रॉम द रोटेटिंग फ्रेम, फ्रॉम द वेसल फ्रेम, एंड आई एम ऑब्जर्विंग दिस पार्टिकल, तो ये मुझे रेस्ट पर नजर आने वाला है क्योंकि मैं भी रोटेट कर रहा हूँ। तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाऊंगा जो होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल। और एमजी फोर्स क्या लग रहा है, डाउनवर्ड, ठीक है ना, एमजी फोर्स लगेगा डाउनवर्ड। तो बेटर होगा कि मैं यहाँ के कोऑर्डिनेट्स ले लूं, एक्स कॉमा वाई, और ये होगा एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो इंस्टेड ऑफ आर आई कैन राइट इट एज एक्स। तो फिर से देखें, इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो इधर है, और अभी अभी हमने देखा था कि जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा वो क्या होता है, वो होता है वर्टिकल कंपोनेंट ओवर वर्टिकल अपॉन, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर x अपॉन mg। कर्व है, ठीक है ना, वो dy by dx भी है, तो आई कैन राइट इट एज dy by dx, स्लोप ऑफ द कर्व। सो फ्रॉम हियर y और x मेरे वेरिएबल्स हैं, तो अगर मैं वेरिएबल सेपरेबल कर दूं, दैट इज dy इधर और ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, ये तो कांस्टेंट है, और x dx इधर, और दोनों तरफ कर दूं इंटीग्रेट, तो लिमिट्स होंगी 0 to x एंड 0 to y, यानी y कोऑर्डिनेट क्या आने वाला है, ओमेगा स्क्वायर जी, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स 0 to x, so I'll get ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g x स्क्वायर। तो एक तो इसे देख के ये पता लग रहा है कि जो कर्व है वो कैसा है, पैराबोलिक। तो देख लीजिएगा, द शेप ऑफ द सरफेस,
सरफेस नहीं है एक्चुअली, वो पैराबोलॉइड होगा, बट अभी हम कर्व की बात करेंगे तो इसे हम पैराबोलिक कह सकते हैं। सरफेस पैराबोलिक, ओके, पैराबोलिक या पैराबोलॉइड, एक्चुअली 3D में पैराबोलॉइड कह देंगे। तो अगर मान लीजिए हमें हाई प्रेशर की बात करनी थी, यानी x अगर r के बराबर है मान लो, तो y कितना आ जाएगा? y आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g इंटू आर स्क्वायर। तो अगर हम डायग्राम फिर से बना लें तो ये है शेप, एंड ये मैं r डिस्टेंस पर यहाँ प्रेशर लिखना चाहता हूँ, एंड दिस डिस्टेंस आई नो दिस इज ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g आर स्क्वायर। तो बाहर तो यहाँ प्रेशर P0 है, तो प्रेशर एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट 1 अगर मैं कह दूं, तो प्रेशर एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू P0 प्लस h रो g, है ना, h रो g। अब h कितना, जो आपका y डिस्टेंस है, विच इज ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g आर स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे रो इंटू g। तो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रेशर एट दिस पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस। तो सवाल को दोबारा देखते हैं। तो सिलेंडर है, इसमें लिक्विड है, एंड द सिलेंडर इज रोटेटिंग विद सम ओमेगा। तो ओमेगा से अगर ये घूम रहा है तो ऊपर का जो सरफेस है वो किसी कर्व शेप में आ जाएगा, जो पैराबोलॉइड है एक्चुअली, और 2D में बात करेंगे तो पैराबोलिक है। तो हमने कोई एक पॉइंट लिया ऑन द सरफेस और उसके कोऑर्डिनेट्स माने x, y, और उसका फ्री बॉडी बनाया। तो m ओमेगा स्क्वायर x सेंट्रीफ्यूगल इज एक्टिंग आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, mg इन दी वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ से tan थीटा आया m ओमेगा स्क्वायर x अपॉन mg, और tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ dy by dx, स्लोप ऑफ द कर्व। तो वेरिएबल सेपरेबल, यानी y एक तरफ x एक तरफ करिए विद इन द प्रॉपर लिमिट्स, यानी y को 0 to y and x को 0 to x इंटीग्रेट करिए। तो द रिलेशन बिटवीन y and x इज y is equal to omega square upon 2g x square, which is the equation of a parabola. So shape is paraboloid. Now at a distance r from the vertex, the parabola का vertex होता है, वहां से r दूरी पर अगर हम y हाइट की बात करें तो वो आ जाएगा omega square 2g r square. And I am interested in the pressure at this point 1. So pressure at this point 1 is equal to P0, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ एटमॉस्फेरिक P0 प्लस h रो g, और h कितना है, वो जो हाइट मैंने भी निकाली है, यानी वैल्यू ऑफ y which is omega square upon 2g into r square. So P0 plus h रो g will give me the pressure at this point. तो दो तीन चीजें पूछी आ गई सवाल में कि शेप कैसी होगी, सरफेस की, है ना, कर्व तो पैराबोला है, सरफेस पैराबोलॉइड है, और प्रेशर एट दिस पॉइंट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। आई होप ये क्लियर है। चलिए तो इसे समझ लें और फिर हम लोग चलते हैं। तो स्टैटिक फ्लूइड में लगभग यही प्रॉपर्टीज है, और एक स्टैटिक में चलिए फर्दर भी है, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल की हम बात करेंगे और लो फ्लोटेशन की बात करेंगे। तो यहाँ तक चलिए समझने के बाद मूव करते हैं ऑन द नेक्स्ट पार्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो यहाँ तक एक मिनट नोट कर लें, समझ लें, कोई डाउट हो तो पूछ लें, देन आई स्टार्ट विद इन अ मिनट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में करते हैं बात। तो क्या कहता है ये प्रिंसिपल? तो it says कि when a body is wholly or partially immersed in a fluid and upthrust acts on it,
which is equal to the weight of the fluid displaced. ठीक है जी, स्टेटमेंट अगर लिखने की जरूरत हो मैं लिख देता हूँ, अदरवाइज तो आपको याद होगी, है ना, लोअर क्लासेस जब करते रहते हैं। तो चलिए लिखते हैं, when a body is wholly or partially immersed in a fluid, immersed in a fluid, है ना, फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों आएंगे, फ्लूइड, a buoyant force, और आप कह सकते हैं a buoyant force, BU, buoyant force acts on it, which is equal to the weight of the fluid displaced. राइट। तो यहां भी देखिएगा, अब जैसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहां हम कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये कोई वेसल है और ये एक बॉडी है और इसको मैंने यहाँ पे इमर्स कर रखा है इसमें कंप्लीटली। तो इसका डेंसिटी, चलिए इसका तो मास m ले लेता हूँ मैं, डेंसिटी लेता हूँ, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, और इसका डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और बॉडी का वॉल्यूम है PS, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, है ना, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो मान लीजिए यहाँ टेंशन निकालनी है, यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन। तो बॉइंट फोर्स जो होगी, बॉइंट फोर्स यानी इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे अगर, तो टेंशन विल एक्ट अपवर्ड, बॉइंट फोर्स विल एक्ट अपवर्ड, एंड वेट विल डेफिनेटली एक्ट डाउनवर्ड्स। और बॉडी का इक्विलिब्रियम में तो टेंशन प्लस B इज इक्वल टू W, एंड व्हाट इज W? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, इसका डेंसिटी इनटू G, दिस इज वेट। एंड व्हाट इज बॉइंट फोर्स? तो बॉइंट फोर्स में आप समझ रहे हैं कि अगर बॉडी का वॉल्यूम DS है, तो अगर ये कंप्लीटली इमर्ज कर दिया तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज आल्सो VS। जितना इसका बॉडी का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ये डिस्प्लेस कर देगा ऑफ द लिक्विड। So buoyant force is weight of the liquid displaced, यानी volume into density of the liquid. This is the mass of the liquid into G. So this is the expression of buoyant force. तो पुट कर देंगे W and D, तो we'll get the value of T. तो ये अच्छे समझ लेना कि buoyant force का एक्सप्रेशन हमने कैसे लिखा है। तो volume of the liquid displaced into density of the liquid, that is mass of the liquid, and mass into G is the weight. So weight of the fluid displaced is equal to up thrust or buoyant force. Okay. अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन की। पहले लॉ ऑफ फ्लोटेशन की बात कर लें। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, यानी बॉडी फ्लोट कब करती है? जब उसका वेट बैलेंस हो जाता है बाय द अपथ्रस्ट। एक बहुत बड़ा शिप भी फ्लोट कर रहा है, बहुत हैवी है ऑल्दो, बट उसका डिजाइन कुछ ऐसा है कि जो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस होगा, ठीक है ना, दैट इज बैलेंसिंग द वेट ऑफ द शिप। तो शिप को पूरा इमर्ज होने की जरूरत नहीं है, उसे डूबने की जरूरत नहीं एक्चुअली। द डिजाइन इज सच कि अब व्हेन अ पार्ट ऑफ इट इज इमर्ज इन द लिक्विड, द अपथ्रस्ट इज सो लार्ज दैट कैन बैलेंस द वेट ऑफ द शिप। ऑल्दो जो सब जानते हैं कि पेन जो होता है उसे अगर हम बकेट में डाल दें तो वो सिंक कर जाएगा, फ्लोट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो भी उसका डिजाइन है, वॉल्यूम है, और जो भी अपथ्रस्ट आएगा वो एक्चुअली वेट से कम होगा। तो वेट होगा ज्यादा, अपथ्रस्ट होगा कम, एंड द बॉडी विल सिंक। बट द शिप फ्लोट्स बिकॉज द डिजाइन इज सच, इतना लार्ज वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है कि अपथ्रस्ट balances the weight of the ship and the ship floats.
तो यहाँ पे एक जनरल सी बात होगी, लॉज ऑफ फ्लोटेशन यानी क्या हुई, व्हेन अ बॉडी फ्लोट द बॉडी विल फ्लोट व्हेन अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी. कंडीशन इज weight of the body equal to upthrust. ठीक है ना, या बाइंड फोर्स, अपथ्रस्ट बाइंड फोर्स एक ही बात है. ठीक है, तो ये है लॉ. अब यहाँ पे केस आता है कि अगर कोई बॉडी है, मान लीजिए जैसे एक वेसल ले लिया हमने, and there is a body जिसका वॉल्यूम अंदर जो है वो है vi, right, and total volume is v. Density of the solid is ds and density of the liquid is dl. ठीक है, तो मैं बताना है कि vi upon v रेशियो क्या है. If the body is floating, then what is the ratio of the volume inside to the total volume? तो रेशियो vi upon v need to be found. तो यहाँ पे शुरुआत हम किससे करेंगे, हम करेंगे कि जो पॉइंट फोर्स है वो उसके वेट के बराबर है. बॉडी इज फ्लोटिंग, तो पॉइंट फोर्स क्या होगा, जो वॉल्यूम अंदर है लिक्विड के वो है vi. तो vi इज द लिक्विड डिस्प्लेस्ड एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज द मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, एंड जब g से करेंगे तो दिस इज द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. तो दिस वेट, दिस पॉइंट फोर्स इज बैलेंसिंग द वेट ऑफ द बॉडी, एंड व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज the density of the solid is this. So this is the mass of the body and to g. तो हमने जस्ट बाइंड फोर्स को mg से इक्वेट किया है, और यहां से हम देखते हैं कि वॉल्यूम इनसाइड ओवर टोटल वॉल्यूम का जो रेशियो आता है वो आता है ds अपॉन dl, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड ओवर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि जो आइस होती है, आइस उसका डेंसिटी होता है 0.9 ग्राम पर सीसी, और वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सीसी. तो नॉर्मली आइसबर्ग्स जो होते हैं, और दो वाटर की डेंसिटी सी वाटर की एग्जैक्टली 1 नहीं लेते हैं, फिर भी जो आइसबर्ग्स दिखते हैं तो कितना ऊपर है और कितना नीचे, वॉल्यूम क्या नजर आता है और टोटल वॉल्यूम क्या है. तो अगर हम मान के चलें कि आइस की डेंसिटी 0.9 है, वाटर की 1 है, तो ds अपॉन dl तो यानी 0.9 अपॉन 1, तो 90% of the volume of the ice is inside the water and only 10% is above it. तो यानी पानी के ग्लास में अगर हम कोई आइस क्यूब डाल देते हैं तो कितना परसेंट अंदर होता है और कितना वॉल्यूम बाहर, कितना परसेंट बाहर. तो आंसर इज 10% आउटसाइड एंड 90% इज इनसाइड. तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं. ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा. और यहाँ एक बहुत ही कॉमन केस आता है कि अगर मान लीजिए एक आइस का पीस है और उसके अंदर या आइस का ही आइस ही है मान लीजिए, तो आइस अगर मेल्ट कर जाती है तो व्हाट हैपेंस टू द लेवल ऑफ द वेसल. ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ आइस इज फ्लोटिंग इन वाटर, so what happens to the level of water, when ice melts. ठीक है ना, जब आइस मेल्ट हो जाएगी तो लेवल ऑफ वाटर पे क्या फर्क पड़ेगा. तो चलिए इसे देखते हैं. वैसे आंसर इसका है द लेवल विल रिमेन सेम, पर क्यों होगा ऐसा, इसे चलिए समझ लेते हैं. तो ये लेवल ऑफ वाटर है और ये आइस. तो ये वाला जो वॉल्यूम है आइस का वो है वॉल्यूम इनसाइड, है ना, और टोटल वॉल्यूम तो चलिए v है. एंड लेट मास ऑफ द आइस इज आल्सो गिवन, आइस, एंड density of the ice, okay, d ice, and this is density of water. ठीक है, तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि अगर हम ऐसे कुछ एज्यूम कर लें कि आइस को हमने बाहर निकाल दिया है और जो वाटर है
ठीक है, उसमें बस ये कैविटी बन गई, कैविटी जो वॉल्यूम इनसाइड थी, दिस इज वाटर एंड दिस इज द कैविटी। अब इस आइस को जो हम बाहर लेके आए हैं, इसे हम मेल्ट करेंगे और उसका पानी बनाएंगे, और पानी बना के, वाटर बना के इसको पोर कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अगर उस आइस से जो वॉल्यूम बना वो एग्जैक्टली इसके इक्वल है, इस वॉल्यूम के, तो लेवल विल नॉट चेंज। अगर इससे ज्यादा है तो वॉल्यूम विल चेंज, एंड कम है अगर तो वॉल्यूम, द लेवल विल फॉल। ये बात समझनी है। यहाँ पे हमने कैविटी क्रिएट की और ये वॉल्यूम था VI, इस कैविटी का वॉल्यूम है VI। नाउ लेट्स सी कि आइस को अगर हम पूरा मेल्ट कर देते हैं, ठीक है, तो कितना वॉल्यूम बनेगा वाटर का। अब यहाँ पे देखिए मास ऑफ आइस जो है वो तो मास ऑफ वाटर के बराबर है, ठीक है जी। मास ऑफ आइस तो मास ऑफ वाटर फॉर्म। सबसे पहले कि मास ऑफ वाटर फॉर्म का वॉल्यूम बनता है, मान लो V1 कह देते हैं, और डेंसिटी जो होगी उसकी क्या होगी, D ऑफ वाटर। तो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दैट वॉल्यूम ऑफ द वाटर फॉर्म्ड is given by m of ice upon d of water, density of water। और दूसरे इक्वेशन के लिए हमें यहाँ जाना पड़ेगा, यानी फ्लोटेशन की कंडीशन लगानी पड़ेगी कि मास ऑफ आइस into g is balanced by the upthrust, which is equal to vi into density of water into g। तो g से g कैंसिल, और vi जो था वो क्या आ गया, मास ऑफ आइस upon d of w। तो 1 और 2 से हम देख रहे हैं कि vi is equal to v1, यानी जो कैविटी का वॉल्यूम था और जो आइस को जब मेल्ट कराएंगे वाटर बनेगा, वो दोनों वॉल्यूम क्या आ रहे हैं, इक्वल। दैट मींस दैट इज लेवल विल नॉट चेंज, द लेवल विल नॉट चेंज। चलिए तो इसे अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम एक्सप्रेशन निकालेंगे पॉइंट फोर्स का इन एसिलेटिंग फ्लूइड, यानी क्वेश्चन के फॉर्म में बात करूंगा तो देखिए क्या है। तो चलिए मूव करते हैं आगे। तो एक्सप्रेशन ऑफ पॉइंट फोर्स इन एसिलेटिंग फ्लूइड। तो एक्सप्रेशन तो हम सीधा जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर मान लो किसी वेसल को, मतलब किसी ब्लॉक को मैंने इसमें लिक्विड में इमर्स कर दिया है, और उस पर पॉइंट फोर्स अगर ग्राउंड पे लग रही है P, अभी फिलहाल एसिलेशन है, इसका एसिलेशन है A0 एंड द पॉइंट फोर्स इज B डैश। तो जैसे कि हमने प्रेशर डिफरेंस में देखा था कि एसिलेटिंग फ्लूइड में जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो G इफेक्टिव पे डिपेंड करता है, उसी तरीके से जो पॉइंट फोर्स होगा वो भी G इफेक्टिव पर डिपेंड करेगा। यानी क्या मतलब इसका, कि अगर वॉल्यूम इनसाइड है VI एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज rho L, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा G इफेक्टिव से, और G इफेक्टिव इस केस में क्या हो जाएगा, G प्लस A0। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पॉइंट फोर्स इन दिस केस। तो कई बार ये पूछ लेते हैं, ये वेसल अगर मान लीजिए किसी लिफ्ट में है, तो व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, है ना, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ग्राउंड फ्रेम से अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, T plus B dash of thrust minus weight of the body equal to M into A0।
यानी ए नॉट से एसिलेट कर रहा है। तो टेंशन प्लस बी डैश mg को उधर ले जाओ, तो दिस बिकम्स g प्लस ए नॉट, यानी m इंटू जी इफेक्टिव एक्चुअली। और टेंशन जो है फिर पॉइंट फोर्स को क्या करना पड़ेगा, माइनस, और पॉइंट फोर्स अभी भी निकाली है हमने, वॉल्यूम इनसाइड रो एल, ठीक है ना, इंटू जी प्लस ए नॉट। तो दिस एक्सप्रेशन विल गिव मी द वैल्यू ऑफ टेंशन। तो ठीक से नोट कर लीजिएगा, जो पॉइंट फोर्स है इन एसिलेटिंग फ्लूइड, उसका फॉर्मूला है वी आई वॉल्यूम इनसाइड into rho L into G effective, that is G plus A naught. चलिए तो उसे नोट कर लें, समझ लें, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग आते हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड्स पर, यानी बर्नौली थ्योरम, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। चलिए तो चलते हैं आगे और नेक्स्ट लिखते हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर जिस फ्लो की हम बात कर रहे हैं, किस फ्लो की, आइडल फ्लूइड की। और आइडल फ्लूइड के बारे में बताया था, इट इज नॉन विस्कस, ठीक है ना, नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल, राइट, यानी डेंसिटी का वेरिएशन हम यहाँ निगलेक्ट करते हैं और नॉन विस्कस भी लेते हैं, इंटरनल फ्रिक्शन इज एब्सेंट। तो सबसे पहले टर्म जो हमें क्लियर करना चाहिए वो है स्टडी फ्लो, है ना, स्टडी फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो स्टडी फ्लो खैर किसे कहते हैं, if the liquid is moving like this, तो ये क्या है, एक स्ट्रीम लाइन एक्चुअली, द पाथ ऑफ अ पार्टिकल। यानी अगर मैं किसी पार्टिकल के मोशन को देखूंगा तो जिस पाथ के अलॉन्ग वो मूव करेगा, है ना, दिस पाथ इज कॉल्ड एज स्ट्रीम लाइन। तो इस पार्टिकल का, पार्टिकल ए पे आता है, ए से बी जाता है, सी जाता है, और सी क्या, स्ट्रीम लाइन क्या होता है, इट्स अ कर्व एक्चुअली, इमेजिनरी कर्व such that tangent to it gives the direction of the particle velocity. तो यहाँ वेलोसिटी है v1, यहाँ वेलोसिटी है v2, यहाँ वेलोसिटी है v3। तो सेम पार्टिकल जब अलग अलग पॉइंट से गुजरेगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, डिफरेंट। तो v1 इज नॉट इक्वल टू v2, मतलब मे बी हो सकता है, वो अलग बात है, बट नीड नॉट टू बी इक्वल टू। बट विद टाइम कोई भी पार्टिकल जब ए से गुजरेगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, ऑलवेज v1। If the flow is steady, then the velocity of all the particles at A is v1. Okay. So in a steady flow, velocity of all the particles at A is v1. Similarly, B per v2 and C per v3. Yani at a point, velocity doesn't changes. Different particles comes at this point and they have the same velocity, right? यानी एक ही स्ट्रीम लाइन पर सेम पार्टिकल की वेलोसिटी सेम नहीं होती, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होती है, बट एक ही पॉइंट से जब अलग अलग पार्टिकल गुजरते हैं तो उनकी वेलोसिटी क्या होती है, सेम। यानी जितने भी पार्टिकल ए से पास होंगे उन सबकी वेलोसिटी क्या होगी, v1, उन सभी की होगी v2 एट b एंड v3 होगी एट c if the flow is steady. So this is the meaning of the steady flow. तो स्टेडी फ्लो भी कहते हैं, लैमिनार फ्लो भी कहते हैं, टर्म पता होनी चाहिए। ट्यूब ऑफ फ्लो क्या है, ट्यूब ऑफ फ्लो, तो बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइन इज कॉल्ड अ ट्यूब ऑफ फ्लो। तो ये जानो व्हाट इज अ ट्यूब ऑफ फ्लो। तो इट्स अ स्ट्रीमलाइन,
line, just a line or tube of flow is a bundle of streamlines. जिससे रे होता है, बीम होती है, उसी तरीके से आप सोच सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी दो चीजें आने वाली हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड बर्नौली थ्योरम, एंड दीज आर अप्लाइड ऑन अ ट्यूब ऑफ फ्लो, है ना, एट 2 पॉइंट्स ऑफ द ट्यूब ऑफ फ्लो। चलिए पहली है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी या प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी कह सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी। तो होता ये है कि अगर मान लीजिए कोई ट्यूब ऑफ फ्लो है ऐसा, यहाँ एरिया है A1, यहाँ एरिया है A2, यहाँ वेलोसिटी है V1 और यहाँ वेलोसिटी है V2। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि वॉल्यूम इनटू एरिया जो होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट। तो पहले समझ लो, वेलोसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज वॉल्यूम फ्लो rate, that is volume crossing per unit time, you know, volume crossing per unit time, ठीक है। तो since liquid is incompressible, density is not going to vary, तो जितना भी मास एंटर करेगा A1 से उतना ही एग्जिट करेगा A2 से in the same time. It means whatever volume goes in will come out at A2. That is V1 A1 is equal to A2 V2. तो V1 A1 V1 क्या है, वॉल्यूम entering A1 per unit time, and what is A2 V2? It is a volume exiting A2 in a unit time, and these two are same as liquid is incompressible. तो इसे कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहते हैं। याद रखना, चार ऑप्शन आएंगे। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी किस पर है, मोमेंटम कंजर्वेशन है, एनर्जी कंजर्वेशन है, मास कंजर्वेशन है, ठीक है ना। समटाइम्स वॉल्यूम कंजर्वेशन भी लिखा रहता है, ऑल्दो वॉल्यूम भी है ही, डेंसिटी कांस्टेंट है, पर बोलते हैं मास कंजर्वेशन, याद रखिएगा। तो मास कंजर्वेशन है बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, बेस्ड ऑन मास कंजर्वेशन, ठीक है ना। चलिए, तो ये है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब बर्नौली देखते हैं क्या है, और फिर दोनों को क्लब करके कुछ चीजें हैं जो हमें पढ़नी होंगी, समझनी होंगी। चलिए देखते हैं व्हाट इज बर्नौली इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन, तो देखिए कंसीडर करिए कोई ट्यूब ऑफ फ्लो है, मान लो ऐसा, यहाँ एरिया A1 है, यहाँ एरिया A2 है, किसी रेफरेंस लेवल से मान लो ये H1 हाइट पे है, ये रेफरेंस लेवल पे H2 हाइट पे है, यहाँ प्रेशर P1 है, मान लीजिए यहाँ प्रेशर P2 है, these levels are H1 H2, right? And velocity here, Bernoulli theorem says the sum of P1 plus rho g H1 plus half rho V1 square is equal to P2 plus rho g H2 plus half rho V2 square. और the sum of these three is a constant, कह सकते हैं constant. तो P1 pressure है and this is potential energy per unit volume, per unit volume, और ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो यानी एक ट्यूब ऑफ फ्लो में आपने दो पॉइंट लिए, पॉइंट 1 एंड पॉइंट, है ना, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, और आपने अप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को, यानी सम ऑफ थ्री टर्म्स एट 1 इज इक्वल टू सम ऑफ दीस थ्री टर्म्स एट 2. So at 1 it is P1 plus rho gH1 plus half rho V1 square, and for 2 it is P2 plus rho gH2 plus half rho V2 square. These two are equal. तो चलिए बर्नौली तो इक्वल होगा ही, मतलब ये एक्सप्रेशन, और ये फॉलो करता है फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मैकेनिकल एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम भी कह सकते हैं, ठीक है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम। और लॉ ऑफ बेटर होगा इसे, जो कंजर्वेशन लॉ की अगर हिसाब से बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी। तो इसे आप नोट कर लें। और यहाँ पे कुछ टर्म्स भी हैं, वो भी देखने पड़ेंगे, पर यहाँ तक पहले आप पहुंचे। जैसे P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो अगर मैं पूरे एक्सप्रेशन को रो जी से डिवाइड कर दूं तो I'll get P upon rho G, and this is H, and this is V square upon 2G. तो ये भी एक नया कांस्टेंट होगा। तो इस टर्म को बोलते हैं प्रेशर हेड, इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड, and this term is called as velocity head. तो इन तीनों हेड का सम भी क्या है, कांस्टेंट, as given by Bernoulli equation. चलिए ठीक है जी, यहां तक सब समझ में आ रहा है भाई, बता देना, कुछ ज्यादा फास्ट तो नहीं है। अब इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं, बर्नौली का एप्लीकेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है स्पीड ऑफ एफ्लक्स। तो चलिए अब बात करते हैं स्पीड ऑफ एफ्लक्स की। स्पीड ऑफ एफ्लक्स, तो जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है और कंटेनर में कोई छोटा सा होल कर देते हैं, मान लो ये हाइट यहाँ से h है एंड ये कंप्लीट हाइट मान लीजिए कैपिटल H है, तो बाहर प्रेशर क्या होता है P नॉट, और यहाँ भी है P नॉट। तो पॉइंट हमने ले लिया 1 एंड पॉइंट ले लिया हमने 2, यहाँ पर पॉइंट 2। तो ये एरिया है मान लीजिए A1 और ये वाला एरिया है मान लीजिए A2। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है, अगर ये नीचे आ रहा है V1 वेलोसिटी से और ये बाहर आएगा लिक्विड V2 वेलोसिटी से, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेज that A1 V1 is equal to A2 V2, and V2 is called velocity of या speed of efflux. V2 को बोलते हैं speed of efflux, ठीक है। तो अगर वेसल के साइड में कोई होल है, वहां से लिक्विड बाहर आ रहा है, तो उसकी कुछ वेलोसिटी है, एंड दैट वेलोसिटी एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस, एंड हाउ इट डिपेंड्स, लेट्स सी। तो पहले हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यानी A1 V1 जो है वो A2 V2 के क्या है बराबर। अब दूसरा इक्वेशन ऑफ बर्नौली, व्हाट इट सेज कि 1 पे जो प्रेशर है वो P नॉट है, और रेफरेंस लेवल अगर इसी को ले लें, दिस इज द रेफरेंस, तो रो जी एच, तो रो जी एच ले लें प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर ले लें, और 2 पॉइंट पर भी जो बाहर है ओपन टू द एटमॉस्फेयर, वहां भी प्रेशर P नॉट है, रो जी एच की वैल्यू 0 हो जाएगी बिकॉज रेफरेंस लेवल, द वेलोसिटी हियर इज V2। तो इन दोनों को अगर सॉल्व कर लें और यहाँ पे कंडीशन लगा दें, कंडीशन क्या लगा दें, if
A1 is much greater than A2, then V1 is approximately 0. जो लेवल जिससे नीचे आएगा वो लगभग क्या होगा, 0. तो V1 को अगर 0 पुट कर दें, P0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो V2 आ जाएगा, V2 वो आएगा √2GH. यानी फ्री सरफेस से अगर डेप्थ इसकी h है तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा √2GH. So this is the expression of speed of efflux. तो इसे नोट कर लेते हैं. तो दिस इज द स्पीड ऑफ efflux. अब यहाँ पे कुछ चीजें पूछी जाएंगी, जैसे अगर मान लीजिए वेसल के कहीं बीच में वॉल पे कहीं होल है, तो रेंज क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, मतलब कितनी देर में ये वाटर नीचे आने वाला है, लिक्विड नीचे आने वाला है, और रेंज क्या होगी, कितना दूर गिरेगा बेस से. तो चलिए देखते हैं. एक्सप्रेशन ऑफ रेंज एंड टाइम पीरियड, या टाइम फ्लाइट भी कह सकते हैं. जैसे कि कोई यहाँ पे लगना भी प्रोजेक्टाइल का ही कॉन्सेप्ट है. तो चलिए देखते हैं कि अगर मान लो ये वेसल है जिसकी हाइट h है, और यहाँ पर मान लीजिए होल है, और ये यहाँ से स्मॉल h डिस्टेंस पे है, तो दिस इज द वेलोसिटी v which is definitely given by 2gh. अब ये कुछ यहाँ आके गिरेगा, and this distance called as range, है ना, ये क्या है, रेंज. और जितना टाइम से लगा उसे हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट. तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, मतलब वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट तो है लेकिन वाई कंपोनेंट नहीं. तो अगर मैं ये इक्वेशन लगा दूं SY इक्वल टू UYT प्लस हाफ AY T स्क्वायर इन द वेक्टर फॉर्म, देन आई नो कि SY तो SY H minus small h, then होल का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ग्राउंड इट इज H minus H. तो SY को मैं ले लेता हूँ H minus H. वैसे माइनस लेना चाहिए लेकिन वो नेगेटिव थ्रोट कट जाएगा, इसलिए नहीं लेते. ये UYT 0 है बिकॉज वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन तो 0 है ही. हाफ G आया, वो क्या आया, ट्वाइस ऑफ H अंडर रूट. तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ so this is the time of flight. Now what is range? It is velocity in the x direction into time. और velocity in the x direction क्या है, 2gh under root, and this is twice of h minus h upon g under root. तो g से g तो देखो कैंसिल हो गया और एक 2 बाहर आ गया, तो ये हो गया h into h minus h under root. So this is the expression of the range. So this is range. तो यहाँ कई बार पूछा जाता है कि what should be the value of small h so that the range is maximum, है ना, मैक्सिमम रेंज का एक्सप्रेशन हमें निकालना है. तो क्वेश्चन की फॉर्म में ले लेते हैं R max, ठीक है ना, R max. तो R स्क्वायर जो है वो 4 टाइम्स h माइनस h हो जाएगा, है ना, स्क्वायर कर देंगे तो यानी 4 टाइम्स h माइनस h स्क्वायर. तो इसको कुछ y मान लेते हैं. तो अगर मुझे मैक्सिमम मिनिमम करना है तो उसे डिफरेंशिएट कर दूंगा रिस्पेक्ट टू h. तो ये क्या आ जाएगा, -2h, और इसको अगर 0 रखेंगे तो h क्या आ जाएगा, h/2. तो रेंज इज गोइंग टू बी मैक्सिमम व्हेन स्मॉल h इज h/2. और उस मैक्सिमम रेंज का एक्सप्रेशन क्या है, तो देख लेते हैं. तो ट्वाइस रूट के अंदर स्मॉल h which is h/2 and it is h minus h which is again h/2. So answer is 2h/2, that is only h. तो ये एक रिजल्ट है जो एग्जाम में काफी पूछा जाता है
कि मैक्सिमम रेंज का एक्सप्रेशन क्या है, तो इट इज इक्वल टू एच, एंड व्हाट इज रेंज का एक्सप्रेशन वो हमारे पास है, व्हाट इज टाइम का एक्सप्रेशन वो हमारे पास है। तो इसको थोड़ा देखते हैं कि हमने क्या सीखा अभी। यानी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स क्या है, रेंज क्या है, और रेंज मैक्सिमम क्या है। ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं नॉर्मली इन द एग्जाम। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस है कि अगर मान लीजिए इनिशियली एच हाइट है, बॉटम पर वेसल के होल कर देते हैं, तो हमें पता है कि पानी धीरे 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 बाहर आ ही जाएगा, वेसल खाली हो जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम फॉर द वेसल टू गेट एम्प्टी। हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स जो है ना वो वेरी करेगा, बिकॉज जैसे जैसे पानी का लेवल नीचे आएगा वी विल डिक्रीज, क्योंकि वो हाइट का फंक्शन है। तो स्लोली बाहर आएगा, स्लोली आएगा, बट फाइनली वो पूरा बाहर आ जाएगा। और हमें निकालना है यहाँ पर इन हाउ मच टाइम द वेसल विल गेट एम्प्टी। तो ये पूछा जाता है इन द एग्जाम। लेट्स सी क्या होगा इसका एक्सप्रेशन। तो टाइम टेकन टू एम्प्टी अ टैंक, एम्प्टी अ टैंक, ये हमें करना है। तो जैसे मान लीजिए ये वेसल है, वेसल के बॉटम पर होल कर देते हैं बिल्कुल, ठीक है, और इनिशियली हाइट कुछ भी ले लेते हैं, एच होगी, बट while coming down we can assume that at a instant the level is y from the bottom। तो जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 2g y अंडर रूट, ठीक है ना, यही हो जाएगी ना। अब हमें पता है कि जिस रेट से ये लेवल नीचे आएगा, वॉल्यूम नीचे आएगा, उसी से ये बाहर भी जाएगा, ठीक है ना। तो dv1 by dt must be equal to dv2 by dt, ये हमें समझना है। तो वॉल्यूम जिस रेट से बाहर आ रहा है वो तो है a into v। if this is the area and this is the capital A, area of the vessel, तो a into v is the volume coming out per unit time outside the vessel, and this is equal to capital A minus dy by dt, है ना। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है और कुछ नहीं है, देखो ध्यान से। तो dy by dt is the velocity of the surface actually with which it is coming down, since y is decreasing with time, hence I have taken it as negative minus dy by dt। तो एरिया इंटू वेलोसिटी को ही मैंने एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर किया है। तो v is the velocity of flux, small a is the area of the hole, and capital A is the area of the vessel, and minus dy by dt is the velocity with which this level is coming down। तो स्मॉल v की जगह मैंने लिखा 2gy अंडर रूट, एंड ये आ गया a माइनस dy by dt। तो फिर से वेरिएबल सेपरेबल, यानी y को अलग करिए, टाइम को अलग करिए। तो dt आ जाएगा, और जिसको मैं लिमिट 0 से t कह दूंगा। और यहाँ देखो क्या आता है, कैपिटल A अपॉन, ठीक है ना, g, और यहाँ आएगा y का पावर माइनस हाफ इंटू dy, लिमिट्स आर इनिशियली डेप्थ थी बेटा, फाइनली h। तो जब h था तो टाइम था 0 एम्प्टी। तो कर देते हैं इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आएगा, 2a अपॉन a रूट 2g, एंड यहाँ आएगा y का रूट, लिमिट्स इन 0 से h। तो फाइनली आवर आंसर इज कैपिटल A अपॉन स्मॉल a और 2h अपॉन g होल अंडर रूट। तो दिस इज द टाइम इन विच vessel will get emptied। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। तो सिंपल से अब रिलेशन को याद ही रखना है और मेथड को भी समझ के चलना है। जैसे नॉर्मली इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला मान लिया h हाइट थी, तो h से h/2 आने में टाइम लगा t1,
और h/2 से 0 होने में लगा t2, यानी आधा खाली होने में टाइम लगा t1 फर्स्ट हाफ, एंड द नेक्स्ट हाफ में टाइम लगा t2. तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ t1 बाय t2? ठीक है, t1 बाय t2 फर्स्ट हाफ में t1. तो सिंपल क्वेश्चन है, केवल लिमिट्स चेंज हो जाएंगी. जैसे वहां तक तो कॉमन ही है कि जो हमने dt का फंक्शन बनाया था, और यहाँ आपको याद है a अपॉन स्मॉल, और ये जो है y था माइनस हाफ एंड dy. बस लिमिट्स देख लेना, यहाँ से पहले h से h/2 हुआ है और ये 0 से t1 पे आया है. सॉल्व करेंगे, है ना. मैं सॉल्व अभी नहीं करके दिखा रहा, पर t1 को सॉल्व करोगे तो ये आएगा a अपॉन स्मॉल a h/g and the bracket में √2 minus 1. So this is the T1 for the vessel to get emptied. Not emptied exactly, half emptied. First half को empty होने में कितना टाइम लगेगा, फर्स्ट हाफ को वॉल्यूम को बाहर आने में कितना टाइम लगेगा. This is T1. और similarly T2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम dt को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से t2 एक्चुअली, और यहाँ आएगा माइनस a अपॉन स्मॉल a 2g का रूट and y की पावर माइनस हाफ dy, and the limits are h/2 to 0. यहाँ याद है ना लिमिट क्या थी, h से h/2 था, अभी क्या हो गया h/2 से 0. और सॉल्व करके जो t2 आता है, ये हमें चाहे तो याद रख सकते हैं, ये आता है h/g का रूट. तो t1 अपॉन t2 कितना आ गया, ये इंपॉर्टेंट है. 1 और √2 क्या होता है हमें मालूम है ना, 1.414 और माइनस 1 तो आ गया 0.414 t1. तो t1 यानी फास्ट हुआ, पहला हाफ जो था वो फास्ट कम टाइम में हुआ, और बाकी का जो हाफ खाली हुआ t2 टाइम वो ग्रेटर था. ध्यान रखिएगा. तो कई बार पूछ लेते हैं कौन सा टाइम ज्यादा है, या रेशो भी पूछ लेते हैं, तो ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए. चलिए, तो ये स्टैंडर्ड केसेस थे बर्नौली के इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के, तो बहुत पूछे जाते हैं. नेक्स्ट में आ रहा हूँ विस्कोसिटी. बहुत छोटा सा टॉपिक है विस्कोसिटी. तो चलिए देखते हैं कि विस्कोसिटी क्या है. देखिए, विस्कोसिटी बेसिकली इंटरनल फ्रिक्शन है बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड्स, चाहे वो गैसेस हो चाहे वो लिक्विड्स हो. तो चलिए फिलहाल तो मैं अभी लिक्विड का एग्जांपल लेके चलता हूँ. जैसे कोई सरफेस है जो रेस्ट में है, और यहाँ पर लिक्विड की जो लेयर्स हैं, या लेयर की वेलोसिटी थोड़ी कम है, ये थोड़ी और ज्यादा है, ये थोड़ी और ज्यादा है, ये थोड़ी और ज्यादा है. टॉप पे मान लीजिए कोई सरफेस है जिसके कांटेक्ट में ये होगा और इसकी वेलोसिटी डेफिनेटली सबसे ज्यादा है. तो जो एक लेयर दूसरे लेयर पर फोर्स लगाएगी व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज विस्कस फोर्स. सो विस्कस फोर्स ऑन द अपर सरफेस एक्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और इसे अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करवाना है तो आप फोर्स को लाना पड़ेगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू दिस f. सपोज दिस बॉडी इज मूविंग विद द वेलोसिटी v. तो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट f जो विस्कस फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के. जो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं, कॉमन एरिया, ओवरलैपिंग एरिया, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है dv अपॉन dy. ठीक है ना. ये अगर y है तो इसे क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट. यानी किन्हीं भी दो लेयर्स के बीच में अगर वेलोसिटी v1 v2 है, उनके बीच में डिस्टेंस y है, तो v1 माइनस v2 अपॉन y इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट, राइट. तो dv अपॉन dy. एंड सिंस इट्स अपोजिंग फोर्स, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस ईटा a dv अपॉन dy. तो ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यहाँ लिख लेते हैं. ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. और एरिया तो एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ द लेयर्स है,
area of contact of the layers of the fluids, और dv upon dy है velocity gradient, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसे, velocity gradient। तो यहां पर देखिएगा जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ईटा की जो यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ ईटा कोएफिशिएंट विस्कोसिटी का, वो क्या है बेटा, वो है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये हम यहाँ पर नोट कर लें, समझ लें, ओके। और एक यूनिट चलती है जिसका हम पास्कल सेकंड भी कह सकते हैं, पास्कल सेकंड, वो होता है डेकापॉइस, डेकापॉइस। तो जो डेकापॉइस है वो 1 पास्कल सेकंड के बराबर है, या 10 पॉइस के बराबर है। तो इसे नोट कर लें। तो याद रखिएगा कि विस्कोसिटी का जो इफेक्ट है ऑफ टेम्परेचर, तो लिक्विड्स का विस्कोसिटी कम होती है और गैसेस की बढ़ती है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो नोट कर लीजिएगा। viscosity of liquids decreases with the rise of temperature या with temperature, and viscosity of gases increases with temperature। ये एक नोट कर लें, ये जनरली पूछा जाता है। अब देखिए कोई सिलिंड्रिकल पाइप है, तो सिलिंड्रिकल पाइप में जो वेलोसिटी प्रोफाइल है ना, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, और वॉल्यूम फ्लो रेट का एक्सप्रेशन क्या होता है। चलिए तो वॉल्यूम फ्लो रेट में दोनों चीज बताता हूँ, देखते हैं आगे। तो क्या है, फ्लो ऑफ लिक्विड, हेडिंग है बेटा, फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ सिलिंड्रिकल पाइप। तो देखिए कोई सिलिंड्रिकल पाइप है ऐसा, ठीक है ना, तो जो लेयर्स कांटेक्ट में है सरफेस के वो तो लगभग रेस्ट में है, और जैसे जैसे बीच में आएंगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो ये बनता है ऐसा कुछ प्रोफाइल। मींस एट द सेंटर वेलोसिटी इज मैक्सिमम, देन स्मॉल 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 कम होता जाएगा, जैसे सरफेस के नजदीक आओगे लेयर्स की वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, और ये पैराबोलिक होता है, दिस शेप इज पैराबोलिक। कई पूछते हैं कि वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा है, 4 ऑप्शन नीचे गिवन होंगे, तो आपको पता होना चाहिए, इट इज पैराबोलिक। तो अगर मान लो v के एक्सप्रेशन की बात करें, जैसे रेडियस जो इसका है वो r है, और यहाँ सेंटर से ये एक्सिस है, और यहाँ से r दूरी पर अगर हमें v चाहिए, तो v इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन p1 minus p2 ठीक है। तो देखो अगर पाइप की लेंथ है क्या L, यहाँ प्रेशर है P1, यहाँ प्रेशर है P2 सपोज, ठीक है, तो स्मॉलर डिस्टेंस पर जो वेलोसिटी होगी, जो मैंने ये दिखाया हुआ है सेंटर से एक्सिस से स्मॉलर डिस्टेंस पर वेलोसिटी, वो दी जाती है P1 minus P2 over 4 eta L, 4 eta L कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। तो ये नोट कर लो, ये पैराबोलिक है, और वेलोसिटी यानी वेलोसिटी एट द सेंटर क्या होगी, देखो ध्यान से, यानी एक्सिस है ये एक्सिस, वेलोसिटी एट द एक्सिस, तो एक्सिस पे r की वैल्यू क्या बेटा, 0। तो हम क्या लेंगे, P1 minus P2 4 eta L r स्क्वायर माइनस 0, तो ये आ गया वेलोसिटी एट द एक्सिस, तो P1 minus P2 r square, so this is the velocity of the liquid at the axis of the cylinder, and what is the surface
सरफेस पे तो हमें मालूम है 0 है, लेट्स सी फॉर्मूला v at the surface, तो P-2 और 8 4 सॉरी इटाइल आ गया 0, यानी जो लेयर सिलेंड्रिकल सरफेस के कांटेक्ट में है उसका वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा, लेकिन जो एक्जेक्टली एट द सेंटर ऑफ द एक्सिस पे है उसका वेलोसिटी मैक्सिमम है, और वो क्या है P1 माइनस P2। P1 P2 क्या है बेटा? प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये मूव कर रहा है, क्योंकि विस्कस है ना। जैसे फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, अगर किसी बॉडी को हमने मूव करवा दिया ऑन द फ्लोर, वो रुक जाएगा फाइनली, लेकिन अगर मैं फ्रिक्शन के ही बराबर फोर्स लगा दूं इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो नेट फोर्स बिकम 0 एंड द बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। इन द सेम वे अगर P1 P2 का जो प्रेशर का फोर्स है वो विस्कस फोर्स को बैलेंस कर देता है, तो ये स्टडी फ्लो होता रहेगा थ्रू दिस सिलेंड्रिकल पाइप। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन पूछा जाता है, व्हाट इज द वॉल्यूम फ्लो रेट। यहां से जो टोटल वॉल्यूम आ रही है, वॉल्यूम कमिंग आउट पर यूनिट टाइम, तो इसके एक्सप्रेशन की बात करते हैं, इसे dv by dt कहते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट। और इसका जो फॉर्मूला है, ऐसे कैपिटल Q भी कह देते हैं एक्चुअली, द वॉल्यूम कमिंग आउट पर यूनिट टाइम। तो दिस फॉर्मूला, दिस Q इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, तो लिखते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट दैट इज dv by dt, और इसको कैपिटल Q भी कह देते हैं। So this is given by the formula pi upon 8 r to the power 4 upon eta, and it is P1 minus P2 upon L. तो इसे नोट कर लो। And this relation is actually Poiseuille equation, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इसी को कहते हैं इक्वेशन called as Poiseuille, Poiseuille इक्वेशन। तो इसे नोट कर लीजिएगा, दिस इज कॉल्ड Poiseuille इक्वेशन। और ये बेटा बहुत सिंपल है, यहाँ पर करना क्या है, इसे एनालॉजी बनानी है इलेक्ट्रिक करंट से। बहुत सिंपल सी चीज है ये, तो उसको ध्यान से देखना। जैसे कोई इलेक्ट्रिक, चलो यहाँ लिख देते हैं एनालॉजी विद द इलेक्ट्रिक करंट, एनालॉजी विद द इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कोई रेजिस्टर होता है, तो उसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें, यानी यहाँ का पोटेंशियल V1 यहाँ का हो V2, तो V1 माइनस V2 इज द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दिस इज इक्वल टू I इंटू R, है ना। तो I जो होता है वो V बाय R होता है, यहाँ V1 माइनस V2 बाय R होता है, राइट। तो जो आपका ये एक्सप्रेशन है ये वाला, तो इसमें dv बाय dt जो है वो एनालॉग है इलेक्ट्रिक करंट का, P1 माइनस P2 जो है वो एनालॉग है पोटेंशियल डिफरेंस का, यानी प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिक्विड फ्लो कर रहा है, जैसे कि वहां पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करता है, ओके। और जो बाकी टर्म है वो क्या है, रेजिस्टेंस, यानी मैं dv बाय dt को अभी ऐसा भी लिख सकता हूं, तो dv बाय dt इज कैन बी रिटन एज P1 माइनस P2 अपॉन 8 eta L अपॉन पाई R टू द पावर 4, ओके। तो जो नीचे वाला टर्म है वो एनालॉग है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस यानी पाइप से लिक्विड फ्लो करेगा, तो जो विस्कस फोर्स को रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 8 eta L upon pi R to the power 4, and this is analog to the potential difference, potential difference। और ये जो है वो एनालॉग होता है इलेक्ट्रिक करंट के, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये होने के बाद यहाँ पूरे किरचॉफ्स लॉ, ओम्स लॉ सब लग जाते हैं पाइप्स पे। अगर पाइप्स के सर्किट बना दिए जाएं बहुत सारे, ठीक है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के रूल्स लगा दिए जाते हैं, एनालॉजी लगा दी जाती है, और प्रेशर डिफरेंट पॉइंट्स पे निकाले जा सकते हैं, फ्लो रेट्स डिफरेंट पॉइंट्स पे निकाले जा सकते हैं।
तो एक मैं सिंपल सा केस लूंगा, देखते हैं क्या होता है वो केस। राइट, यहां देखो, अगर मान लो यहाँ एक पाइप हो और ये डिवाइड होता हो ये दो डिफरेंट पाइप्स में, ठीक है, ऐसे इसका एरिया मान लो A है, इसका एरिया 2A है, इसका एरिया भी A है, इसका एरिया मान लो 3 है, लेंथ इसकी L है, इसकी 2L है, इसकी भी चलो 2L है ना, इसकी मान लेते हैं 2L है, तो ये PQ हो गया, ये RS हो गया, है ना, PQRSTU हो गया, ठीक है। तो PQ जो वायर है मतलब पाइप, उसका जो रेजिस्टेंस अगर हम कह रहे हैं R1 है, इसका रेजिस्टेंस मान लो क्या है R1, इसका रेजिस्टेंस क्या है R2, इसका रेजिस्टेंस मान लो R3 और इसका रेजिस्टेंस मान लो R4। तो रेजिस्टेंस R1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, फॉर्मूला क्या था मेरा, पाई, तो इनके रेडियस लेने पड़ेंगे, एरिया दे दिया मैंने वैसे, तो रेडियस देता हूँ R1 R2 R3 दूंगा, तो पाई R square upon 8 eta L, this expression will give me the resistance of these pipes, resistance of these pipes। तो यानी अगर मैंने R का रेशियो दे दूं तो you will get the resistance of these pipes, right। तो डायग्राम बनाऊंगा इक्विवेलेंट इसका, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है। नाउ आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सिंस आई नो द फॉर्मूला। और जैसे यहाँ का पोटेंशियल पता हो, जैसे प्रेशर पता हो, बेसिकली प्रेशर, तो पोटेंशियल यहाँ का पता हो, प्रेशर यहाँ का पता हो, ठीक है ना, तो वी नो कि जो भी यहाँ करंट आएगा, ठीक है ना, वो यहाँ डिवाइड हो जाएगा I1 में I2 में, है ना, और फिर यहाँ से I1 प्लस I2 ऐड हो जाएगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट इक्विवेलेंट। तो यहाँ हम कुछ भी निकाल सकते हैं, जैसे प्रेशर एट T निकाल सकते हैं, प्रेशर पोटेंशियल एट Q निकाल सकते हैं, दोनों पॉइंट P एंड Q हैं, तो दीज थिंग्स कैन बी कैलकुलेटेड। तो जैसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कैलकुलेट करते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर हम प्रेशर्स, यानी कहीं भी पोटेंशियल निकालने का मतलब प्रेशर निकालने का मतलब जैसे पोटेंशियल निकालना हो, और कहीं भी करंट निकालने का मतलब जैसे वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना हो। तो इस एनालॉजी से आप ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस पे 4 सवाल लेकर आऊंगा, आप बुक्स पे देखिएगा, बड़े सिंपल सवाल होते हैं। तो अभी मैं फिलहाल नेक्स्ट पे आ रहा हूँ, जो स्टोक्स लॉ है, कंप्लीट कर लेते हैं इसे। तो स्टोक्स लॉ देखिए क्या होता है, स्टोक्स लॉ। तो जैसे कोई स्फेरिकल बॉडी, ठीक है ना, स्फेरिकल बॉडी अगर किसी विस्कस मीडियम में मूव करती है, विस्कस जिसका कोशेंट विस्कोसिटी इतना है मान लो, और इसका रेडियस r है, स्मॉल r ले लेते हैं स्फीयर का, and it is moving with some velocity v, then viscous force on it is given by the formula 6 pi eta rv, Stokes law. So when a sphere, spherical body is moving in a viscous medium with a velocity v, and the radius of the sphere is small r, and the coefficient viscosity is eta, then the force on it is given by the expression 6 pi eta rv, and this fact is called as Stokes law. और इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है टर्मिनल वेलोसिटी का, टर्मिनल वेलोसिटी, यानी अगर किसी विस्कस मीडियम में कोई ड्रॉप मान लीजिए या कोई सॉलिड स्फीयर गिर रहा है, तो उस पर कौन कौन सी फोर्स लगती है, बाइंड फोर्स लगती है ऊपर, mg लगता है नीचे, ठीक है, और विस्कस फोर्स लगती है ऊपर। तो इनिशियली जब उसे हमने ड्रॉप किया था, वेलोसिटी 0 थी, तो भाई विस्कस फोर्स तो नहीं लगेगी बिकॉज वो वेलोसिटी का फंक्शन है, बट बाइंड फोर्स लगेगी, mg लगेगा। और शुरू में मान लीजिए mg ज्यादा था बाइंड फोर्स से, तो बॉडी ने नीचे आना स्टार्ट किया विद सम एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ने बढ़ना शुरू किया, और जैसे वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी विस्कस फोर्स भी बढ़ेगी, और फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब नेट फोर्स हो जाएगी 0। और उससे पहले तक एक्सेलरेशन था, ऑल्दो मैग्नीट्यूड में एक्सेलरेशन कम हो रहा था, but acceleration था in the downward direction, so velocity will go on increase, and when net force becomes 0, this velocity
will become constant. जैसे a 0 हो जाएगा, अब ये वेलोसिटी फर्दर चेंज नहीं होगी, और जब नहीं होगी तो ये कहलाएगी टर्मिनल वेलोसिटी। चलिए देखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है। टर्मिनल वेलोसिटी, तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये कोई बॉडी है, ये v से नीचे मूव करती है, तो ऊपर इसके विस्कस फोर्स लगेगा Fv, पॉइंट फोर्स लगेगा ऊपर, और नीचे लगेगा वेट। When the velocity becomes terminal, then the net force is 0. So what can I do is I can equate these forces. यानी W को मैं बराबर कर देता हूँ पॉइंट फोर्स से प्लस विस्कस फोर्स से। अब मान लीजिए डेंसिटी ऑफ द स्फीयर क्या है, रो। तो रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, ठीक है। और एक सिग्मा है, वो क्या है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम या फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, राइट। अब जो वेट है, वेट, तो वेट क्या होगा भाई, वॉल्यूम है कितना 4/3 पाई आर क्यूब, एंड डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज रो इनटू जी, यानी mg जो हो गया वो हो जाएगा वेट ऑफ द फ्लूइड, सॉरी वेट ऑफ द स्फीयर। पॉइंट फोर्स क्या होती है, अभी अभी सीखी थी, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, यानी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी स्फीयर इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। So this is the weight of the fluid displaced. And what is Fv, viscous force? Stokes law क्या बोलता है, 6 pi eta Rv, तो Vt कहते हैं उसे, because टर्मिनल वेलोसिटी हो चुकी है, तो इसको हमने V को Vt से रिप्लेस कर दिया, और अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो Vt का एक्सप्रेशन आएगा, क्या आएगा देखो, ये आता है 2/9 R स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी, और आता है नीचे ईटा, तो इसे हम याद कर लेंगे। तो इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी। चलिए अब इसका ग्राफ, यानी एग्जाम में जो आपको मिलने के चांसेस हैं वो क्या है, तो v का ग्राफ विद टाइम प्लॉट किया जाता है, ये ग्राफ समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग जो है वो क्या है, variation of the velocity v of the sphere with time, of the sphere with time। तो ये वेरिएशन देखो कैसा आने वाला है, यहाँ पे v है, यहाँ पे टाइम है। तो जैसे हमें पता है कि शुरू में वेलोसिटी लगातार बढ़ती है और बाद में कांस्टेंट हो जाती है, तो ये कुछ ऐसा हो गया, कांस्टेंट हो जाएगा, एंड इट विल बी एसिम्प्टोटिक टू दिस लाइन, एंड दिस वैल्यू इज vt। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम बिल्कुल नोट कर लें, समझ लें। ठीक है जी। अब इस पर बेस्ड एक छोटा सा सवाल देख लेते हैं, तो इसे नोट कर लें। चलिए तो वो छोटा सा सवाल देखिए क्या है। मान लीजिए कोई रेन ड्रॉप है, दो ड्रॉप्स है, रेडियस था मान लीजिए r, और उनकी टर्मिनल वेलोसिटी थी vt 1 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों को क्या कर दिया, कोलेस। तो लैंग्वेज जो यूज होती है, वर्ड यूज होता है, वो क्या होता है, कोलेस। तो टू ड्रॉप्स कोलेस to form a single drop, to form a single drop. To find its terminal velocity,
find the VT dash of the new drop, है ना, इस ड्रॉप का V बताना है। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा इसका रेडियस। हमने कहेंगे कि लेट इट्स रेडियस बी R dash, लेट्स इट्स रेडियस बी R dash। तो हम क्या करना है, वॉल्यूम कंजर्व करना है, बिकॉज वॉल्यूम तो कहीं जाने वाला है नहीं ना, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। तो अगर बड़े वाले ड्रॉप का वॉल्यूम है 4/3 पाई R dash क्यूब, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है ना, समझ आ रहा होगा। तो दोनों के वॉल्यूम को कंजर्व किया, तो 4/3 पाई तो कट गया, तो R dash आ गया 2 का पावर 1/3 इंटू R। तो दिस इज R dash। एंड जो फॉर्मूला था हमारा, हमें पता है कि VT इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, VT इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो चलिए R dash का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 2/3 इंटू R स्क्वायर, राइट। तो VT अपॉन VT dash क्या आ जाएगा, R स्क्वायर अपॉन R dash स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, तो ये आ जाएगा 1/2t⁻2/3। तो ध्यान देखिएगा, तो VT अपॉन VT dash आ गया 1/2t⁻2/3। तो VT dash आ जाएगा 2/3 इंटू VT। VT इनिशियली क्या दिया 1, तो आंसर आ गया 2 इंटू 1। तो दिस इज आवर आंसर। तो एक सैंपल क्वेश्चन एटलीस्ट क्लियर कर लीजिएगा अच्छे से, इस तरह के सवाल आपको मिल सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ जो ये टॉपिक है ये खत्म होता है, ठीक है ना। इस पर बेस ऐसे ही सवाल आएंगे, और नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है सरफेस टेंशन, जो फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद द टॉपिक सरफेस टेंशन। चलिए, ओके बेटा, बाय बेटा।